चेकिंग के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया चरस। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को भेजा गया जेल। नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं हमारा खास चैनल। शुरुआत करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी परिवार सहित श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत हवन यज्ञ एवं पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंत्री जोशी ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाएं की। धाम में पहुंचे तीर्थयात्रियों से मंत्री गणेश जोशी ने यात्रा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बीकेटीसी द्वारा की गई व्यवस्थाओं के लिए बीकेटीसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान मंत्री जोशी ने रावल और तीर्थ पुरोहितों के साथ भेंट की और हक हकूकधारियों से आत्मीय संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके सुझाव भी सुने। मंत्री जोशी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम की आध्यात्मिक गरिमा और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस अवसर पर निर्मला जोशी, बद्री केदार समिति उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, रावल अमरनाथ नंबूद्री, सीईओ बद्री केदार विजय थपलियाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बीकेटीसी द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं बहुत अच्छी हैं। सभी बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से मैंने बात की। उनका भी ये कहना है कि हम देश में हर जगह जाते हैं, यहाँ के बीकेटीसी के कर्मचारियों का, यहाँ मंदिर के पुजारियों का, सभी का व्यवहार इतना अच्छा है कि हम उसको कह नहीं सकते। ये उनके शब्द थे। और क्योंकि अभी मास्टर प्लान के तहत इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, कई व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, उसके बावजूद भी आने वाले यात्रियों को सारी सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं। अक्सर देखने में आता है जब यात्री कहीं जाते हैं, विशेषकर जो हमारी महिला तीर्थयात्री उनको टॉयलेट वगैरह की उनकी व्यवस्था इन लोगों ने की है। और दर्शन के समय मैं कई बड़े बड़े मंदिरों में गया हूं। तीर्थयात्रियों के साथ जो एक धक्का मुक्की होती है कि जब जल्दी करिए और वो दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ पर तीर्थयात्री बड़े धैर्य के साथ दर्शन करते हैं और संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। मैं इसके लिए यहाँ के सीईओ का, यहाँ के रावल जी का, यहाँ के मुख्य पुजारी जी का, यहाँ के सारे स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि अतिथि देवो हो की जो हमारी परंपरा है आप उसको निभा रहे हैं। और यहाँ से जब तीर्थयात्री जाते हैं तो पूरे देश में संदेश लेकर जाते हैं और मैंने देखा कि एक अच्छा संदेश लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मैं इसके लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में 37 प्रस्ताव सदन में पेश किए गए, जिनमें से 2 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। तो वहीं विभिन्न प्रस्तावों पर सभासदों ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है। पेट्रोल पंप के किराए को लेकर प्रस्ताव बैठक में लाया गया, जिसमें सभासदों ने आपत्ति दर्ज करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव का कोई भी औचित्य नहीं है, जिसके चलते प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। बोर्ड बैठक में दुकानों को आवंटित करने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सभासदों ने आपत्ति दर्ज की और इस पर जन विरोध भी करार दिया गया। बैठक में रोपवे के निकट कैफेटेरिया को 25 वर्षों के लिए किराया दरों में वृद्धि कर प्रस्ताव पास किया गया है। क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का साफ तौर पर कहना है कि बैठक में कुल 37 प्रस्ताव सदन में आए थे, जिनमें से 2 को पुनः विचार के लिए रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। था सिर्फ
टोटल 37 प्रस्ताव थे और उसमें से 2 प्रस्तावों को पेंडिंग रखा गया है कि इस पे पुनर्विचार किया जाएगा और बाकी 35 प्रस्ताव को पास किया गया है सदन के माध्यम से। सभी प्रस्तावों पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई है और कुछ हमारे पुराने जो एजेंडे थे कि जिसपे बहुत लंबे टाइम से जो लटके हुए थे, जो किसी वजह से नहीं बोर्ड में आए थे, लेकिन इस के काम किया था तो जो डंपिंग जोन था उसको वहां से हटाकर कहीं और विस्थापित किया था। अगर उसको विस्थापित वहां से कर दिया गया था तो वहां दोबारा से कूड़े के जो ढेर लग रहे हैं उसकी जिम्मेवारी किसकी? क्योंकि अगर वहां कूड़े के ढेर लग रहे हैं तो और पास वहां जो माहौल बन रहा है, गंदगी के जो भंडार लग रहे प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। कुछ प्रस्ताव टर्न डाउन भी हुए हैं, कुछ हमारे साथी सभासदों ने कुछ मैंने भी टर्न डाउन किए हैं और कुछ प्रस्तावों में हमने बदलाव लाया है। हमारा ये कहना है कि जैसे कि आम पटरी व्यवसायी की बात करें तो हमने कहा है कि पटरी व्यवसायियों की वेंडर जोन की बहुत अच्छी व्यवस्था था। सिर्फ टोटल 37 प्रस्ताव थे। रुड़की शहर में पार्किंग व्यवस्था न होने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लोग अपने वाहन सड़कों के किनारे खड़े करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके चलते अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। इधर ट्रैफिक पुलिस भी सख्ती बरतने की तमाम कोशिशें कर रही है। इन वाहनों को क्रेन के जरिए उठाकर ले जा रही है तो वहीं वाहन चालकों पर भारी भरकम चालान भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में व्यवस्थित पार्किंग न होने के कारण उन्हें मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़ा करना पड़ता है, जिसका खामियाजा उन्हें जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि नगर निगम और प्रशासन जल्द से जल्द उचित पार्किंग व्यवस्था विकसित करे ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके और लोगों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। पार्किंग स्थल जगह जगह बनाए और इसमें एचआरडीए और जो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की है उनके द्वारा एक बैठक अभी की गई है, जहां पर विभिन्न ऐसी कॉलोनीज के बीच में या मेन हाईवे मार्केट्स के बीच में ऐसे एरिया आइडेंटिफाई कर लें जहां पर छोटी पार्किंग्स बनाई जाए और उन पार्किंग्स में प्रॉपर उनका संचालन करें ताकि व्हीकल्स को रोड पे ना खड़ा होना पड़े। इस बारे में हम जरूर कार्य करेंगे। जैसे लगातार देखा जाता है पार्किंग, जैसे मैंने कहा, पार्किंग का डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है शहर में। तो जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो जो एग्जिस्टिंग जो पार्किंग है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। हमें न्यू पार्किंग स्थल चयन करना और साथ ही मैकेनाइज्ड पार्किंग्स को भी प्रमोट करेंगे जिसमें कि लेवल बेस्ड पार्किंग भी हो सके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी नई खबरों के साथ। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 स्वरोजगार से सब आज देहरादून में डॉक्टर डीएम सविन बंसल की बैठक हुई है अपने अधिकारियों के साथ। उन्होंने ये बैठक की और डीएम सविन बंसल की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना को लेकर ये बैठक हुई है। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग भी किया। परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। आपको बता दें कि अधिकारियों को कड़े निर्देश पारित करे गए हैं। लखवाड़ व्यासी परियोजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कहना खुद डीएम का है। प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में हम सबकी भूमिका अत्यंत गहन। परिसंपत्तियों के मुआवजे की विस्तार से जानकारी ली गई है। मुआवजे अनुग्रह राशि का भुगतान टाइम बॉन्ड करा जाए। शेड्यूल निर्धारित कर परिसंपत्तियों का भी मूल्यांकन किया जाए। स्थानीय स्तर पर सप्ताह में एक दिन कैंप लगाकर आपत्तियों का भी निस्तारण किया जाए। डीएम ने विशेष भूमि अध्यक्षीय अधिकारी को भी कड़े निर्देश दिए हैं। पात्र व्यक्तियों के मुआवजे का भुगतान समयबद्ध रूप से करें। बता दें आपको कि सभी प्रक्रियाएं नियम के अनुरूप और पारदर्शी ढंग से की जाएंगी। ये कहना खुद डीएम का है। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। आज खुद डीएम ने देहरादून में ये बैठक की है। अपने अधिकारियों को कड़े निर्देश पारित किए हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रुड़की में फर्जी नंबर प्लेटों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसते हुए अभियान चलाया। रुड़की सिविल लाइंस के चौपाटी बाजार के पास परिवहन विभाग की टीम ने एआरटीओ एल्विन रेक्सी के नेतृत्व में अचानक छापेमारी भी कर दी। बता दें कि विभाग को कई दिनों से क्षेत्र में फर्जी नंबर प्लेट लगाए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए विभाग ने यह कार्रवाई शुरू की है। जांच के दौरान टीम को दुकानों पर अधिकृत तरीके से नंबर प्लेट तैयार किए जाने की जानकारी भी मिली थी। एआरटीओ एल्विन रेक्सी ने बताया कि काफी समय से फर्जी नंबर प्लेट की शिकायतें भी मिल रही थी। जांच में यह सामने आया है कि कुछ जगहों पर बिना अनुमति नंबर प्लेट बनाई जा रही थी। ऐसे कई नंबर प्लेट कब्जे में ले लिए गए हैं। साथ ही सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मानक नंबर प्लेट न लगाने पर किसी भी वाहन चालक को बख्शा नहीं जाएगा। दुकान संचालक भी यह सुनिश्चित कर ले कि वे केवल नियमानुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही उपलब्ध कराएं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय कर दी जाएगी। काफी दिनों से फर्जी नंबर प्लेट की शिकायतें हमें मिल रही थी और अक्सर देखा भी जा रहा है कि लोग नंबर प्लेट बनाकर और उनके चालान दूसरे के नाम पे होते जा रहे हैं। तो ये जो सारे दुकानें हमने आज चेक करी, सारे अनाधिकृत रूप से नंबर प्लेट बना रहे थे, जिसकी हमें सूचना मिली थी। तो आज सबकी नंबर प्लेट तो जब्त कर ली है और यदि भविष्य में बनाते हैं तो उनकी दुकान बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जो सरकार का नियम है, जैसे कोई भी नंबर प्लेट अगर आपकी टूटती है तो जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डीलर्स हैं जो नंबर प्लेट बना सकते हैं, या फिर जो आपकी कंपनी, जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है वहां से आप नंबर प्लेट बना सकते हैं। लेकिन ये सारे अनऑथराइज्ड नंबर प्लेट को यूज ना करें। सिर्फ HSRP नंबर प्लेट जो होती है सिर्फ उसी को यूज किया जाए। नंबर प्लेट अभी जब्त किए हैं, सभी को चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि मल्टीटोन हॉर्न या जो भी लाइट्स हैं या नंबर प्लेट है, अगर ये उसको फिर से बेचते हैं तो इनको बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। जो भी कार जैसे शोरूम से आती है वैसी ही अलाउड होती है। यदि उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है तो उसका चालान किया जाता है। अलाउड नहीं है। अभी तो हमने इनको सारी चेतावनी दी है और जो हमको सामान मिला है वो सारा हमने जब्त कर लिया है। बाकी नेक्स्ट टाइम होगा तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और काशीपुर मेयर दीपक बाली ने संयुक्त रूप से किया। यह पदयात्रा ढकिया गुलाबों से प्रारंभ हुई है। यात्रा कलश मंडप होते हुए टांडा तिराहे रेलवे स्टेशन से पंथ पार्क पर पहुंची। पंथ पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नगर निगम में यात्रा का समापन हुआ।
हुआ। पदयात्रा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई। इस पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। यात्रा के दौरान पूरा शहर एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे तमाम नारों से गूंजता नजर आया। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को भी मिला। इस दौरान बीजेपी वक्ताओं का कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दमखम और अडिग इच्छा शक्ति से देश के 562 रियासतों को सफल एकीकरण कर आधुनिक भारत की नींव रखी है। आज हम जिस एक भारत को देखते हैं वह सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। आज पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई, क्योंकि उनकी जो जयंती मनाई जा रही है हम सभी को बहुत अच्छी तरह जानकारी है कि वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और उसके बाद हमारे गृह मंत्री भी रहे, प्रथम गृह मंत्री भी रहे और लौह पुरुष की जो हम आज जो है बड़े गर्व के साथ उनको लौह पुरुष की संज्ञा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ जो भी कार्य, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते थे। जो उनके मन में आया उसको प्रण के साथ प्रण लेकर आगे बढ़ते थे। इसके लिए हमने उनको बहुत कुछ देखा। हमने उनका जो खेड़ा जो संघर्ष था वो भी देखा कि खेड़ा संघर्ष में किस तरह से उन्होंने जो है किसानों को जब सूखा पड़ गया था, वर्षा नहीं हुई थी, तो किस तरह से अंग्रेजों ने जब उनके ऊपर कर लगाया था उसको एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन किसानों के साथ मिलकर उसको भी उन्होंने जो है कर को समाप्त कराया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर परिसर में शिव प्रतिमा का त्रिशूल टूटा हुआ मिलने के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी और चिंता देखने को मिली है। जानकारी मिलते ही SDM प्रियंका रानी मौके पर पहुंची और ग्रामीण निर्माण विभाग की टीम के साथ पूरी स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि यह आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसीलिए मरम्मत में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को तुरंत कार्य शुरू करने, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने और पूरे सुधार कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के भी आदेश पारित किए गए हैं। ये जिला प्रशासन के संज्ञान में आने पर कि जो सरयू जी के किनारे शिव जी की विशाल प्रतिमा जो स्थापित है, तो वो उसका कुछ पार्ट जो है खंडित हो गया है। तो इस संबंध में तत्काल जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावी कार्रवाई और त्वरित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के स्तर से आज ही एक्सियन RWD को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि आप तत्काल जो है इसकी जो मरम्मत का कार्य है वो करें। इस संबंध में आज मेरे द्वारा और एक्सियन जो RWD है उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और इसमें जो है अतिशीघ्र इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है और इस दौरान खुद सीएम धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि पटना में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। पटना में शपथ ग्रहण समारोह से आया सीएम धामी का बड़ा बयान। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से बनी एनडीए की सरकार, ये कहना सीएम धामी का है। बिहार की समस्त देवतुल्य जनता का किया आभार व्यक्त। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए डबल इंजन की सरकार सुशासन और विकास के नए आयाम करेगी स्थापित। बिहार नई ऊर्जा और संकल्पों के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेगी बिहार की सरकार। बिहार और उत्तराखंड के बीच हमेशा रहे हैं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध। इस अवसर पर देश और विभिन्न राज्यों के गणमान्य नेताओं से सीएम धामी ने शिष्टाचार मुलाकात भी की है। विभिन्न नेताओं से राष्ट्रीय विकास, सुशासन और प्रगतिशील नीतियों पर विचार विमर्श किया गया। देखा जाए तो आज बिहार में सरकार बन चुकी है, एनडीए का गठन आखिरकार हो चुका है और इस दौरान सीएम धामी ने शिरकत की है। मैं नीतीश जी को और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त होगी, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहां भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से, आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। मैं सभी को, बिहार वासियों को भी सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार के लक्सर में एसटीएफ की गिरफ्त में आए साइबर ठगी रैकेट के सरगना सौरभ और उसके साथी आकाश की जड़ें अब इंटरनेशनल नेटवर्क तक पहुंचती दिख रही हैं। जांच में सामने आया है कि सौरभ के सीधे संपर्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं। एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक उसके फोन से इन देशों के 8 मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं, जिन पर लगातार व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग का रिकॉर्ड मिला है। संदिग्ध बातचीत ने यह शक और गहरा कर दिया है कि उसका नेटवर्क दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े लोगों तक भी पहुंच सकता है। एसटीएफ ने बताया कि पिछले 1 साल में सौरभ के 6 बैंक खातों में 70 लाख और उसके साथी आकाश के 3 बैंक खातों में 14 लाख का लेन देन हुआ। इतना ही नहीं, परिवार और गांव के लोगों के नाम पर खुलवाए गए खातों में भी सौरभ का ही मोबाइल नंबर लिंक मिला है, जिनका कुल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। यह रकम देश भर के कई राज्यों में हुई ठगी से जुड़ी बताई जा रही है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि इंटरनेशनल कनेक्शन से लेकर संदिग्ध ट्रांजैक्शन तक हर पहलू की जांच एसटीएफ बेहद बारीकी से कर रहा है। थाना लक्सर में एक व्यक्ति के संदिग्ध लेन देन को लेकर गहन जांच हुई थी। जांच के बाद जो संदिग्धता थी उसमें अनियमितता की पुष्टि हुई और इलीगल ट्रांजैक्शन उन अकाउंटों में थे, तो उस आधार पर थाना लक्सर में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उससे एसटीएफ और जो हमारी जिले की पुलिस है वो प्रॉपर पूछताछ कर रही है, कौन लोग हैं, कहां से पैसा आ रहा, किस मकसद से आ रहा। और अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये तय है कि साइबर क्राइम में वो नंबर या वो अकाउंट यूज हो रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो उसमें और कितने लोग हैं, क्या है इस चेन में, जितनों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हुआ नंबर था, अब वो विवेचना का पार्ट है। अनियमितता की पुष्टि हुई, लीगलिटी की पुष्टि हुई है, बाकी भी इन्वेस्टिगेशन में भी। मुनिकेरिता थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी में मां गंगा की आस्था को ठेस पहुंचा रहे 3 शराबियों को पुलिस ने सबक सिखा दिया है। पुलिस टीम ने फटकार लगाने के बाद शराबियों का चालान काट जुर्माना वसूल कर लिया। दोबारा इस प्रकार की हरकत करने पर मुकदमा दर्ज करने की भी चेतावनी पारित की है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चला रहे एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने की
संस्तुति परिवहन विभाग को भेज दी गई है। वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद कुमार गंगा किनारे तट पर गश्त के लिए निकले। इस दौरान 3 युवक गंगा किनारे शराब पीते हुए दिखाई दिए। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अमित कुमार, ओम चौधरी और पिंटू चौधरी निवासी गाजियाबाद बताया। मां गंगा की आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर चौकी प्रभारी ने युवकों को फटकार लगाई और उनका चौकी लाकर चालान काट दिया। इसके अलावा चेकिंग के दौरान एक चालक ड्रिंकिंग ड्राइव में पकड़ा गया जिसका नाम ललित कुमार है। ललित का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति परिवहन विभाग को भी भेज दी गई है और उसकी कार को भी सीज कर दिया गया है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। धन्यवाद।